नमस्कार दोस्तों। आज मैं आमिर आपके लिए एक मोटिवेशन सीरीज लाया हूँ। चलिए मैं आपको इस सफ़र में, इस मोटिवेशन स्टोरी में आपको लेके चलता हूँ। ये पहला मेरा चैनल है जिसमें मैं मोटिवेशन सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग को प्रेरित होगे और आपको दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। तो आज आओ हम एक यात्रा पर निकलते हैं, एक यात्रा जो हमें सपनों की ऊंचाई तक ले जाएगी। ये कहानी उस अद्भुत और प्रेरणादायक सफर की है जो हमें दिखाता है कि असंभव को संभव बनाने का सच्चा रास्ता होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमारी मेहनत और प्रतिबंधों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए इस सफर में हम साथ चलते हैं और इस प्रेरणादायक कहानी का अंत आनंद लेते हैं। और अंत तक देखिए। और आप चैनल में नए हैं तो आप लाइक कीजिए और इसको प्यार दीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी से परिचित कराने जा रहा हूँ। वह कहानी आपको उत्साहित करेगी और आपको अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की ये प्रेरित करेगी। तो आइए इस कहानी का साथ स्वागत करते हैं। हाय, मेरा नाम आशीष कुमार है। इस बार के यूपीएससी सीएसई 2023 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 8वीं हासिल की है। ये मेरा 5वां प्रयास था। मेरा जन्म भरतपुर जिले के नदबई तहसील में हुआ। वहां तक मैंने अपनी 10वीं की शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद मैं जयपुर आ गया और 11वीं 12वीं की शिक्षा मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डिसिप्लिन में प्राप्त करी। फिर यहाँ से जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देके आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया और 2017 तक वहां से मैंने अपना बीटेक और एमटेक कंप्लीट किया। 2017 से 18 में मैंने गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में जॉब करी। उसके बाद 2018 में मैं दिल्ली चला गया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। वहां मैंने 6 महीने रहा। मैं 2000 जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 तक मैं दिल्ली में रहा। वहां मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया और उसकी कोचिंग शुरू करी महापात्रा सर के अंडर में वाजीराम में। फिर दिसंबर 2018 में मैं जयपुर घर वापस आ गया और यहीं से फिर मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी शुरू की। जीएस के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, खुद से ही तैयारी करी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में जब हम बात करते हैं तो 2019 में जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैं प्रीलिम्स तो क्लियर कर गया था, लेकिन मेंस में फेल हो गया था। फिर पुनः जब 2020 में अटेम्प्ट दिया तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया था। उसके बाद फिर 2021 में गया तो प्रीलिम्स फिर से क्लियर हुआ और मेंस क्लियर नहीं हो पाया। 2022 में चौथी बार ऐसा हुआ कि मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाया। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक पैटर्न बन रहा है कि पहले प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, फिर दूसरी बार नहीं हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है, चौथी बार नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगा कि चलो 5वीं बार में शायद मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, बट पुरानी हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए कि मेंस में फेल हो जाए। तो प्रेशर बहुत बढ़ गया था दिमाग के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पांचवी बार में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू भी क्लियर किया। अब इन तीनों ही स्टेज में हम हर्डल की बात करें तो इंटरव्यू मेरे लिए हर्डल मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने एक ही बार दिया है और मुझे एवरेज मार्क्स मिल गए, एवरेज से ऊपर ही मार्क्स मिल गए हैं। 179 मार्क्स मिले हैं मुझे इंटरव्यू में इस बार, क्योंकि मार्कशीट आ गई है। प्रीलिम्स और मेंस मेरे लिए हर्डल रहे हैं, क्योंकि कभी मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ हूं, 2 बार प्रीलिम्स में फेल हुआ हूं, 2 बार मेंस में फेल हुआ हूं, तो दोनों ही मेरे लिए कहीं ना कहीं हर्डल रहे हैं। अब अपन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले जब मैं दिल्ली गया था जुलाई 2018 में, तो मैंने बेसिक एनसीईआरटी से शुरू किया था, क्योंकि मेरा इस फील्ड में कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था शुरू में। तो मैंने फिर 6 से एनसीईआरटी चालू करी। एसएसटी की, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी एनसीईआरटी 6 की थी वो सारी मैंने पढ़ी। 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी एनसीईआरटी पहले मैंने खत्म करी और अपना बेस बनाया।
फिर मुझे जब पता चला कि 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी मेन सिलेबस का ही हिस्सा हैं सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए, तो फिर मैंने उनको सीरियसली पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th 12th की चारों एनसीईआरटी खत्म करी और जीसी लियोंग खत्म करी। जब भी मुझे कोई समस्या आती थी तो मैं यूट्यूब के फ्री अवेलेबल वीडियोस देख लेता था, जैसे कि रत्नांजलि सोलंकी मैडम के कुछ लेक्चर्स हैं जिन्होंने बहुत हेल्प करी, क्योंकि कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो चीजें वहां से पढ़नी पड़ी। फिर और सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गई। तो हिस्ट्री मैंने जब पढ़ना चालू किया था तो सबसे पहले मैंने बिपिन चंद्रा से पढ़ा, क्योंकि मुझे हमेशा से आदत थी कि पहले दिमाग में एक स्टोरी बन जाए, एक टाइमलाइन एक स्टोरी के फॉर्म में मेरे दिमाग में याद रहे, उसके बाद डिटेल्स और फैक्ट्स हम बाद में याद कर लेंगे। तो पहले मैंने बिपिन चंद्रा खत्म करी, उसके बाद मैं चला गया सीधा स्पेक्ट्रम पे, क्योंकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंटर्स जो हैं वो स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे दिए हुए हैं। फिर वो मैंने खत्म करी। फिर हम एंशियंट मेडिवल की तरफ चलते हैं। तो एंशियंट मेडिवल भी मैंने 6 7th 8th की एनसीईआरटीज पढ़ी थी और 11th की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी कल्चर के लिए पढ़ी थी। लेकिन एंशियंट और मेडिवल के लिए मेनली मैंने सतीश चंद्रा और आर.एस. शर्मा की जो पुरानी वाली एनसीईआरटीज हैं उनको रेफर किया था और उनसे ही पढ़ाई करी थी। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट पे चलते हैं। तो एनवायरनमेंट पे मैंने शंकर आईएएस की जो किताब आती है बाजार में वो पढ़ी थी, और वो ही मेरा एक सोर्स था एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हम अगर पॉलिटी की बात करते हैं तो जैसा कि सबको पता रहता है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी रहती है, तो मैंने उसी को अपना प्राइमरी सोर्स बनाया और हमेशा उसी से पढ़ाई करी। फिर उसके बाद इकोनॉमी के लिए मैंने 11th या 12th की जो मैक्रो इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी है वो पढ़ी और एक इंडियन इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी वो पढ़ी। लेकिन मुझे लगा कि प्रीलिम्स के लिए मुझे कुछ और भी चाहिए, तो मैंने फिर श्री राम आईएएस के नोट्स ले लिए बाजार से और उनसे पढ़ाई करी। तो उनसे मेरे पहले प्रयास में प्रीलिम्स में काफी मदद हुई थी। फिर उसके बाद जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मैंने करंट अफेयर्स पे ही मेनली भरोसा किया कि करंट का ही आता है, लेकिन कुछ बायोलॉजी के टॉपिक्स थे जो हमको नहीं पता थे, तो वो पहले मैंने यूट्यूब के फ्री वीडियो से पढ़ना शुरू किया कि थोड़ा इनका बेसिक्स कवर कर लिया जाए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने हमेशा से द हिंदू पढ़ा है पिछले 6 साल से, 2018 से, और अभी तक मैं द हिंदू ही पढ़ता आया हूँ। हालांकि जब मुझे लगता था कि कुछ चीजें मुझे एक्सप्लेन सेक्शन में देखनी है तो मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन देखता था, और कुछ एडिटोरियल्स कुछ आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के आते थे वो भी मैंने रेफर किए हैं। मैंने अभी तक कोई भी डेली कंपाइलेशन या कोई डेली करंट अफेयर का वीडियो कुछ नहीं देखा है, सिर्फ अखबारों पे भरोसा किया है और उसके अलावा मंथली मैगजीन। और मैंने हमेशा ही विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो फॉलो करी है। उसको पढ़ने का मेरा हमेशा एक तरीका रहता था, वो तरीका मैंने ऑलमोस्ट सारी सब्जेक्ट्स में अपनाया। जैसे कि मैं क्या करता था, मेरे पास हाइलाइटर होते थे 2-3 कलर के। तो सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग जैसे मैंने मैगजीन उठाई तो पहले येलो कलर का हाइलाइटर लिया, तो मुझे जो पहली रीडिंग में ही मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता था मैं मार्क कर देता था येलो हाइलाइटर से। उसके बाद फिर जब सेकंड रीडिंग करता था तो या तो कोई दूसरा हाइलाइटर लेता था या फिर मैं एक ब्लैक कलर का पेन ले लेता था। तो अब जो पुरानी वाली हाइलाइट्स को पढ़ा और उनमें भी मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा उसको मैंने एक सर्कल कर लेता था हमेशा से ही कि अब इस हाइलाइट्स में ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जब सेकंड रीडिंग हो गई उसमें वो पहली वाली हाइलाइट्स का आधा हो गया। अब फिर जब थर्ड रीडिंग होगी तो मैं क्या करता था, एक रेड कलर का पेन लेता था और जो भी ब्लैक वाले सर्कल्स थे उनमें ऊपर या तो स्टार मार्क कर दिया या डबल स्टार कर दिया, ट्रिपल स्टार कर दिया या फिर हैश लगा दिया। वो मेरा अपना एक सिस्टम होता था कि डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये मुझे याद नहीं हो रही है तो उस पर मैं हैश मार्क लगा देता था, कुछ भी लगा देता था। तो जब बहुत ही क्विक रिवीजन करना होता था तो मैं सिर्फ वो रेड पेन वालों को देखता, थोड़ा और टाइम होता तो ब्लैक वालों को देखता, और अच्छा खासा टाइम जब मेरे पास रिवीजन के लिए होता था तो मैं पूरी हेडलाइन पूरी जो हाइलाइट्स थे उनको पढ़ लेता था। तो ये हमेशा से मेरा तरीका रहा। और अखबारों से, हिंदू से और इंडियन एक्सप्रेस से कभी कोई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखती थी तो मैं नोट्स बना लेता था, अदरवाइज मैंने डेडिकेटेड नोट्स कभी भी अखबारों के करंट अफेयर के लिए नहीं बनाए हैं। अब
जैसे कि प्रीलिम्स एग्जाम की हम बात करें तो इस बार की प्रीलिम्स की मार्कशीट आ गई है। GS1 में प्रीलिम्स में मुझे 124.59 मार्क्स मिले हैं, जो कि कट ऑफ से काफी ऊपर हैं और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार का पेपर काफी टफ आया था। लेकिन जब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे उतना टफ नहीं लगा था फर्स्ट इंस्टेंस में। बस थोड़ा सा पैटर्न था, वो मुझे लग रहा था कि ये बदला है, क्योंकि 2022 में यूपीएससी ने कुछ उसकी हिंट्स दे दी थी कि इस बार पैटर्न हम बदल सकते हैं। जैसे कि 4 स्टेटमेंट देके ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, वो पहले से ही कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हो सकता है कुछ बढ़ जाए ऐसे क्वेश्चंस की अमाउंट, तो वो लेके गए थे। लेकिन जब एग्जाम में पेपर खोला तो एकदम से ही सारे क्वेश्चन वैसे दिखने लग गए। फिर असर्शन रीजनिंग दिखने लगी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, तो थोड़ा सा तो प्रेशर बढ़ा था कि एकदम से नया पैटर्न आ गया है और प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो लगा कि हालांकि पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए यूपीएससी ने कुछ इजी क्वेश्चंस भी दिए हैं, जिनसे कि बच्चा जो है परेशान ना हो एग्जाम में। तो ऐसे करते करते 2023 के एग्जाम में मैंने एक चीज शुरू में ही बना ली थी, पेपर के शुरू होने के 5 से 10 मिनट में, कि इस बार का पेपर जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को टेस्ट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का टेस्ट जब होता है तो वी शुड रिलाई टोटली ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। तो मैंने उसी टाइम पे ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं क्वेश्चन करूंगा, तो पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आएगी, आंख बंद करके या कैसे भी, जो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आएगी मैं वो ऑप्शन मार्क कर दूंगा और फिर मैं उसको रिविजिट नहीं करूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्वेश्चन है। तो अगर मैं रिविजिट करने गया तो कहीं ना कहीं हो सकता है चांसेस है मैं उस क्वेश्चन को गलत कर दूं। तो ऐसा करते करते इस बार के प्रिलिमिनरी एग्जाम के जीएस पेपर में मैंने पूरे के पूरे 100 सवाल अटेम्प्ट किए थे और समय से काफी पहले मैं बंद करके बैठ गया था, क्योंकि मैंने मूड बना लिया था मुझे रिविजिट नहीं करना है, क्योंकि मैं गलत कर दूंगा सवाल। यहाँ तक सही था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कल मार्कशीट आई तो मुझे शौक लगा अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम के सी सेट के मार्क्स देख के। सी सेट में मुझे सिर्फ 68.33 सिर्फ 68 मार्क्स मिले हैं मुझे, जो कि कट ऑफ से जस्ट 2 नंबर ऊपर है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर एक सवाल भी मेरा इधर उधर हो जाता सी सेट में तो आज ये रैंक तो छोड़ो, मैं एग्जाम भी नहीं दे पाता। तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए, और मैं ये इस पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि 2021 के सी सेट में मुझे 150 नंबर मिले थे 200 में से। तो एकदम से 150 से और 68 मार्क्स पे आना मेरे लिए बहुत शॉकिंग रहा कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि सी सेट को हल्के में ना लें। मैं खुद आईआईटी से हूँ, आईआईटी से मैं टॉपर रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट का, मेरा एप्टीट्यूड हमेशा अच्छा रहा, 150 नंबर भी आए एक बार 2021 में। लेकिन जिस तरह से डिफिकल्टी बढ़ रही है सी सेट की, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और एक क्वेश्चन ही इसमें मेरी तकदीर बदल सकता था, 68 से हो सकता है एक क्वेश्चन और गलत होता तो मैं वहीं फेल हो जाता। फिर वापिस यही बोलूंगा कि सी सेट को हल्के में ना लें। इस बार मैंने सी सेट की पढ़ाई मैंने करी थी थोड़ी सी यूट्यूब से, कुछ जो बेसिक जो कंसेप्ट हैं, नंबर सिस्टम हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, वो मैंने करे थे। और सी सेट में हमेशा से ही मैंने सारे अटेम्प्ट्स में कोशिश की कि मैं पहले मैथ्स वाला पोर्शन करूं, क्योंकि मैथ्स में मैं कंफर्टेबल रहता था और उसके बाद अगर समय बचता था तो मैं इंग्लिश की तरफ जाता था। लेकिन इस बार तो मैथ्स ही पूरी नहीं हो पाई, तो इंग्लिश के भी मैंने 1-2 क्वेश्चन करे थे क्योंकि मैथ्स बन नहीं रही थी। लेकिन 90% ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड वर फ्रॉम मैथ सेक्शन। मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो हम जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे इसी ऑर्डर में चलते हैं। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते थे प्रीलिम्स में और मेंस में, तो उसके सोर्सेज तो सेम ही रहते थे। फिर अगर कोई चीज नहीं मिलती थी बेसिक बुक्स में, तो उसके लिए मेरा प्राइमरी सोर्स हमेशा से ही विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल रहा, जो कि मार्केट में मिल जाता है। और क्योंकि मैंने 2019 में विजन आईएएस की मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी जीएस की, तो उसके साथ भी विजन आईएएस का वैल्यूएडेड मटेरियल मिल गया था। तो जो भी सब्जेक्ट मुझे नहीं मिलता था, जो भी टॉपिक नहीं मिलता था, तो वहां से मैं देख लेता था। तो हम बात करते हैं तो GS1 में जैसे हिस्ट्री है तो एंशिएंट मेडिवल कल्चर जो है वो तो मेनली एनसीईआरटी से कवर हो गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद, 1-2 अटेम्प्ट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एनसीईआरटी जो हैं वो पुरानी वाली मेरे दिमाग में सही से जा नहीं रही हैं।
तो एक बार मैंने कभी तमिलनाडु की बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ ली, कभी कुछ पढ़ लिया, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर नहीं लगा। तो फिर कहीं मैंने देखा कि एक बुक है मार्केट में पूनम दलाल दहिया मैम की, वो मैंने मंगाई और उसको मैंने पढ़ा, तो मेरा एंशिएंट और मेडिवल पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड हो गया, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स रहा। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मेनली जो 11th की फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी है वो मैंने रेफर करी, और नितिन सिंघानिया जो बुक है कल्चर की वो मैंने पढ़ी थी, और थोड़ा बहुत मैं उसको रेफर कर लेता था बीच बीच में, सिर्फ पॉइंटर्स के लिए। अब अपन चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमेशा से स्पेक्ट्रम रहा। पहले बिपिन चंद्र एक बार पढ़ ली थी तो बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा रहता था, लेकिन स्पेक्ट्रम को ही मैंने अपना मेन सोर्स माना, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। और जैसे इस बार के 2023 के पेपर में देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस जो थे वो नॉलेज बेस्ड ना होकर थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। कुछ जैसे कंपैरिजन था थिंकर्स का, तो वो एथिक्स से ओवरलैप हो गया था कहीं ना कहीं, तो उससे भी मदद मिल जाती है। फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी पर रिलाई किया पहले तो, लेकिन फिर जब स्ट्रक्चर नहीं बना तो विजन आईएएस के वैल्यूएटेड मटेरियल जो नोट्स मिल जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो मैंने पढ़े और उनसे अच्छी पकड़ मेरे को मिल गई। सोसाइटी के लिए अगेन वही सोसाइटी और पेपर टू का सोशल जस्टिस वही वैल्यूएटेड मटेरियल से ही पढ़ता रहा, उसी से हेल्प मिली। ज्योग्राफी के लिए मैंने देखा कि एनसीईआरटीज हैं और जो जीसी लियोंग है वो मोर देन एनफ है। फिर जो कंसेप्ट जैसे मैंने बताया रत्नांजलि सोलंकी मैम के जो फ्री मटेरियल से मैंने ले लिए थे, और भी यूट्यूब पे फ्री वीडियोस मिल जाते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वहां से समझा, नोट्स बनाए मैंने और वो ही काम आए। तो ये मेरा GS1 का सारा रिसोर्स बेस रहा। GS2 की तरफ हम जाते हैं तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत क्योंकि मेंस में ज्यादा काम नहीं आती है, क्योंकि जैसे कि इस बार हमने देखा यूपीएससी ने अब सुप्रीम कोर्ट केसेस की तरफ रुझान ज्यादा कर लिया है कि हर क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो इस चीज में मुझे दो चीजें काम आई, जैसे कि बाजार में मुझे शुभ्रा मैम के नोट्स मिल गए थे पॉलिटी के, तो वो मैंने पढ़े। और इस बार मैंने प्रीलिम्स के बाद एक चीज करी थी, मैंने फोरम आईएएस में दिपिन सर की करंट अफेयर्स की क्लासेस ज्वाइन करी थी। तो वो मेनली GS2 और GS3 की क्लासेस होती हैं करंट, लेकिन उनमें करंट जो है हमेशा ही स्टैटिक से कॉम्प्लीमेंटेड होता है कि पहले सर स्टैटिक पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं, फिर करंट पढ़ाते हैं। तो पॉलिटी में, आईआर में, सिक्योरिटी में, इकोनॉमी में, सब में जो है वो उनका रहा योगदान, बहुत योगदान रहा दिपिन सर का। तो पॉलिटी के लिए जैसे स्पेशली उनके क्लासेस होती थी तो वो सारे डॉक्ट्राइंस हैं, सारे जो भी सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं डिटेल्स में बताते थे, तो उनसे बहुत मदद मिली पॉलिटी में। गवर्नेंस के लिए क्योंकि कोई सोर्स मिलता नहीं तो वही फिर से मैंने विजन आईएएस का वैल्यूएटेड मटेरियल ही पढ़ा था और उसी को रखा था लास्ट तक। सोशल जस्टिस सोसाइटी के साथ ही कवर हो गया, स्पेशल पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं। फिर करंट अफेयर्स में दिपिन सर ने करा ही दिया था, सोसाइटी और सोशल जस्टिस के करंट वाले टॉपिक्स, वहां से वो हो गया था। आईआर के लिए मैंने वैसे तो विजन की मंथली मैगजीन्स में हमेशा से पढ़ता रहा तो आईआर वहां से हो जाता था, लेकिन इस बार मेन से पहले जो करंट की क्लासेस ज्वाइन की थी उसमें मैं बोलूंगा कि दिपिन सर की स्पेशलिटी आईआर में बहुत ज्यादा है और वो हमेशा आईआर से ही शुरू करते हैं, तो उससे ही पकड़ बन गई थी आईआर पे, तो कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो इस बार प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मैंने करंट के लिए सिर्फ उन्हीं की क्लासेस को फॉलो किया था। जैसे 3 घंटे के ऑल्टरनेट डे क्लासेस लेते हैं प्लस कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, तो उनको मैंने रिलीजियसली फॉलो किया था। मैं एक बार फिर से बात करूंगा इसके बारे में कुछ और बताने के लिए। GS3 में जैसे इकोनॉमी के लिए मैंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक वाली एनसीईआरटी थी। फिर मुझे जब कुछ टॉपिक्स नहीं मिलते थे जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, वो सब चीजें फिर मैंने विजन के वैल्यूएटेड मटेरियल से ही पढ़ी। एनवायरनमेंट के लिए शंकर ही हमेशा से सोर्स रहा, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी, और मेनली एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स आता है तो वो कवर करंट में हो जाता है। साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो अगेन फिर से करंट अफेयर बेस्ड ही रहता है, स्पेशली मेंस में तो वहां से कवर हो ही जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने फिर से विजन आईएएस का ही जो मटेरियल था वैल्यूएटेड मटेरियल उसको ही बेस माना और वहीं से सारे प्रिपेयर करके मैं गया।
और फिर हम आते हैं जो GS3 का लास्ट टॉपिक है, सिक्योरिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए भी कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, तो फिर से मैंने विजन IAS का वैल्यूएटेड मटेरियल की तरफ रुझान किया। उसी को मैंने बेस मटेरियल मानते हुए तैयारी करी, और उसी से और बाकी जो करंट अफेयर से सप्लीमेंट हो जाता है, तो चीजें पर्सपेक्टिव बन जाता है स्टैटिक और करंट का, तो बहुत काम आता है। अब बचता है एथिक्स पेपर GS4, जिसको मैं अपना एक बहुत ही मुख्य पेपर मानता हूं इसमें मेंस परीक्षा में, कि एथिक्स की तैयारी बच्चों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या क्या सोर्सेज किस ऑर्डर में रेफर किए मैं बता देता हूं। सबसे पहले जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो मैंने यूट्यूब पे एक जस्टिस द राइट थिंग टू डू करके लेक्चर्स हैं, करीब 10 लेक्चर्स हैं, वो मैंने देखे। तो उसमें थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू केसेस वो सर ने बताया है कि कैसे एथिक्स काम करता है, कैसे फिलोसफीज काम करती हैं। तो बहुत बेसिक आइडिया वहां से लग गया। फिर उसके बाद मैंने लेक्सिकन की तरफ रुख किया। तो लेक्सिकन पढ़ी मैंने, तो उतनी ज्यादा मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। पहले अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था, तो मैंने सिर्फ लेक्सिकन पढ़ के दे दिया था, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। फिर जब दूसरा मेंस मैंने दिया था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो मैंने बाजार से लुकमान IAS के अंसारी सर के नोट्स मैंने लिए, और फिर उन्हीं को मैंने अपना प्राइमरी सोर्स रखा। फिर इस बार देखा कि थोड़ा और इम्प्रूव करना है, तो फोरम IAS की रेड बुक मिल गई थी बाजार में, वहां से वो ले ली। तो एथिक्स के लिए मेरे पास मेन सोर्सेज यही होते थे कि रेड बुक और अंसारी सर के नोट्स। फिर मैंने लेक्सिकन पढ़ना छोड़ दिया, सिर्फ यही 2 को फॉलो करके इस बार मैंने एथिक्स पढ़ा। और केस स्टडी के लिए मैंने 2021 में लुकमान IAS का केस स्टडी वाला मॉड्यूल ज्वाइन किया था, ऑनलाइन क्लासेस जयपुर से ही। तो उसमें सर ने केसेस को हैंडल करना अच्छे से सिखाया, और उसी से मेरी केस स्टडी में हेल्प हुई। फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रैक्टिस और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए विजन IAS का जो केस स्टडी वाला मटेरियल है वो रेफर किया। तो उससे एथिक्स की होलिस्टिक तैयारी हो गई। तो अगर हम जैसे मार्क्स देखते हैं, इस बार की मार्कशीट जैसे आ गई है, तो GS1 में मुझे 100 मार्क्स मिले हैं, जो कि आई थिंक एवरेज ही है, सबको इसी रेंज में ही मिले हैं। GS2 में मुझे 122 मार्क्स मिले हैं। GS3 में मुझे 101 मार्क्स मिले हैं, और GS4 में एथिक्स में मुझे 132 मार्क्स मिले हैं। अब मेंस परीक्षा में कंपलसरी सब्जेक्ट्स में बचता है हमारा ऐसे। तो पहले प्रयास में तो मेंस में मैंने ऐसे के लिए कुछ स्पेशल किया नहीं था। जो कुछ भी दिमाग में आता था, मैं 1-2 ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर लेता था, और जाके एग्जाम में लिख के आ गया। तो उतने अच्छे नंबर मार्क्स उस टाइम पे नहीं आए थे। लेकिन जब दूसरा प्रयास मेरा मेंस का था, तो मैंने शब्बीर सर का एक एजुकेमी पे एक ऑनलाइन कोर्स था ऐसे का, ऐसे एनरिचमेंट करके आई थिंक, तो वो मैंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने ऐसे लिखने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीका सिखाया, तो वो तरीका मैंने हमेशा फॉलो किया। इस बार के अटेम्प्ट में भी मैंने वही सेकंड प्रयास वाले मेंस का तरीका ऐसे का फॉलो किया, और उसी से मैंने ऐसे लिखे हैं, और हमेशा से वो ही रहा है। तो उससे मेरे ऐसे के मार्क्स 115 हुए थे सेकंड अटेम्प्ट में, सेकंड मेंस में, और इस बार भी मुझे 116 मार्क्स मिले हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इस बार नहीं हो पाया है, कुछ और मुझे लगता है शायद करना चाहिए था, बट आई थिंक दैट इज एनफ। I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos, and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम। पीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में। Shekhar sir's YouTube videos proved to be a very helpful. I also joined answer writing. I also joined Destiny and CP classes. I completely relied on your channel. फिर हम बात करें कि आंसर राइटिंग मेंस के लिए मैंने कहाँ से करी। तो पहले प्रयास में तो मैंने विजन IAS का जैसे मेंस आंसर राइटिंग ज्वाइन की थी, तो उसमें मैंने GS 1, 2, 3 के पेपर्स काफी लिख लिए थे। सेकंड मेंस में मैं ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं कर पाया था, मेरी कुछ बिजीनेस थी घर में, फैमिली में, तो मैं ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं कर पाया था। तो शायद उसी की वजह से मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन अभी इस बार के प्रयास में आंसर राइटिंग में मैंने एक चीज बहुत पहले ही डिसाइड कर ली थी कि क्वांटिटी की बजाय मुझे क्वालिटी पे फोकस करना है। कि अगर मैं एक पेपर, अगर मैं एक आंसर भी अगर मैं लिखता हूं, तो उसको मैं सेल्फ इवेल्युएट करूं। पहले मैं ये डिसाइड करूं कि वेदर आई एम सेटिस्फाइड विद इट और नॉट। इफ आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर, then definitely examiner would be satisfied with my answer. That was my motto always.
सो आपको बहुत ज़्यादा मेरी आंसर कॉपीज नहीं मिलेंगी। उसका कारण है मैंने फोरम का MGP ज्वाइन किया था, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम MGP प्लस, जिसमें ऐसे भी इंक्लूड होता है। तो प्रीलिम से पहले मैंने एक ऐसे का पेपर लिखा था जिसमें 2 ऐसे थे, तो उसमें मुझे करीब 125 के आसपास मार्क्स मिले थे। तो मुझे लग गया था कि हाँ ऐसे मैं ठीक है, मेरा मैं कर लूंगा ऐसे में कुछ ना कुछ, तो वहां से मुझे थोड़ा लग गया मैं कर लूंगा। फिर उसके बाद जब प्रीलिम से मेंस के बीच का दौर आया तो मैंने फिर आंसर राइटिंग शुरू करी थी थोड़ी थोड़ी। एक कुछ एथिक्स के मैंने 3-4 हाफ लेंथ पेपर लिखे, फुल लेंथ पेपर लिखे, तो एथिक्स का कवर तो वहां से हो गया पूरा उन MGP के टेस्ट से। और ऐसे का भी मैंने एक और पेपर लिखा था, सिर्फ एक पेपर लिखा था मैंने बीच में, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जो मैंने सबमिट किया। एक पेपर और लिखा था मैंने जो मैं सबमिट नहीं कर पाया था, बट मैंने खुद में पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इतने से मेरा चल जाएगा काम। और बाकी GS 1, 2, 3 के आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्या किया, मैं आपको जैसे मैंने बताया था कि मैं दीपेन सर के बारे में दोबारा बात करूंगा, वो यही बात है कि 3 घंटे की क्लास में सर 3 से 4 टॉपिक लेते थे हमेशा, और उसमें वो हर टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन देते थे क्लास में लिखने के लिए। क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास लेता था तो मैं थोड़ा सा नहीं लिख पाया था शुरू के 8-10 क्लासेस में, तो आंसर तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था लिखने में कि इसमें अगर मैं सबमिट करूंगा तो सर इंडिविजुअल आंसर दिखेंगे तो कैसा लगेगा, थोड़ा डर था। लेकिन 8-10 क्लास के बाद जब मैंने लिखना शुरू किया एक एक उत्तर, तो उसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज मेरे को ये रही कि एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को मैं प्रॉपर टाइम करके आंसर लिख रहा हूँ। तो करीब 9 मिनट लगते थे मेरे को 10 मार्कर लिखने में, तो वो प्रॉपर टाइमिंग के बाद मैं वो आंसर खुद पढ़ता था कि सही है या नहीं है, और फिर वो क्वेश्चन मैं सबमिट करता था सर को। तो कभी कभी सर का रिप्लाई आता था कि योर आंसर्स आर वेरी गुड, एंड वंस ही सेड दैट यू विल सिक्योर अ वेरी गुड रैंक। I felt a bit demotivated at that time, so I had mailed him, sir, I am feeling like that and that. So he read my answers and he said that you will get a very good rank. So that was a good thing at that time, a motivating thing. And I made sure कि जो भी क्वेश्चन सर दे रहे हैं क्लास में वो सारे क्वेश्चंस में लिखूं। तो ऑलमोस्ट एवरी डे 3-4 क्वेश्चंस मेरे हो जाते थे GS में, और वो मैं खुद प्रॉपरली इवेल्युएट करता था कि सही है या नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि GS 2 और 3 और कुछ पार्ट GS 1 का मेरी आंसर राइटिंग यहीं से हो गई है, तो मुझे ज्यादा पेपर लिखने की जरूरत है नहीं। मैंने क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी की तरफ फोकस किया कि एक आंसर है तो वो ही प्रॉपर होना चाहिए, और उसी के बेस पे फिर मैं एग्जाम देने चला गया, और GS 1, 2, 3, 4 ऐसे मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया। आइए कुछ बात करते हैं कि मेंस एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो पहले ऐसे के पेपर में सबसे पहला काम तो 15 मिनट में यही रहता है कि हम ऐसे 5 मिनट में, चलो मान लेते हैं जब पेपर मिल जाता है, कि हम ऐसे के टॉपिक फाइनल कर लें। जब हम दोनों टॉपिक फाइनल कर लेते हैं तो टॉपिक फाइनल करने का भी क्राइटेरिया हमारा ये होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में हम फैमिलियर हैं। ये कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि सबसे कम बच्चे किस टॉपिक पे लिखेंगे मैं उस टॉपिक पे लिखूं तो शायद मुझे कुछ एक्स्ट्रा एज मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एग्जामिनर के लिए हर कॉपी अलग कॉपी है, वो उसको उसी लाइट में इवैल्यूएट करते हैं। तो चाहे कितना भी क्लीशे टॉपिक हो, कितना भी कॉमन टॉपिक हो, आप अगर कंफर्टेबल हैं तो उसी में लिखिए, क्योंकि जितना ज्यादा क्लीशे टॉपिक होगा, बहुत साधारण सी बात है कि उसमें ही कंटेंट आपके पास सबसे ज्यादा होगा। आप सिर्फ अपने आप को देखिए, अपनी कॉपी को आइसोलेशन में देखिए, उस हिसाब से लिखिए। तो मेरा मानना हमेशा से ये कि जो कॉमन टॉपिक है उस पर ही लिखा जाए। तो इसी तरह से जैसे 5 मिनट में आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, और 15 मिनट हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग को देना चाहिए। तो बैक ऑफ द पेज, बैक ऑफ द कॉपी, जैसे आप चाहें तो पहला ऐसे पहले लिख सकते हैं, या सेकंड सेक्शन वाला ऐसे पहले लिख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। तो वही मैंने किया, पहले 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्म किया और फिर अगला 1 घंटे मैंने उस ऐसे को लिखा। तो पहला ऐसे पूरा करने का मेरा टाइम करीब 1 घंटा 20 मिनट हुआ था, और सेम ही टाइम करीब अराउंड 1.5 घंटे के आसपास मेरा दूसरे ऐसे में लिखा था। तो उसी तरह से मेरा पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था ऐसे का इस बार। फिर हम चलते हैं GS 1, 2, 3, ये तीनों को हम एक सेक्शन में बात करते हैं। तो इनमें मेरा हमेशा से पैटर्न रहा था कि मैं 10 मार्कर पहले अटेम्प्ट करूंगा। 10 मार्कर का टाइम प्रॉपर करता था मैं, 7 मिनट्स या 7.5 से ज्यादा नहीं होगा। पहले 1 आवर में स्पीड कम रहती है, क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होते हैं। फिर सेकंड 1 आवर में क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं,
और थर्ड आवर में तो एकदम से स्पीड आ जाती है, गॉड स्पीड कह सकते हैं, एकदम से आ जाती है कि जो सारे क्वेश्चन हैं आपको अटेम्प्ट करने ही होते हैं वो हो जाते हैं। तो मेरा हमेशा ऐसा तरीका ये रहा कि पहले मैं 10 मार्कर करूंगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन हैं तो वो जल्दी कंप्लीट होंगे, मेरा माइंड जो है एकदम से वो स्पीड पकड़ लेगा, तो वो मैं पहले करता था। अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैं कोशिश करता था कि मैं सारे क्वेश्चन ऑर्डर में ही करूं, क्योंकि मैं ऑर्डर ब्रेक करूंगा, एक क्वेश्चन में छोड़ दूंगा तो अगले क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का दिमाग में चलता रहेगा आइडिया कि उसमें मुझे ये लिख सकता हूं मैं, तो उस चक्कर में मेरा अगला क्वेश्चन खराब होगा। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि ऑर्डर में करूं, एक क्वेश्चन के बारे में मुझे जो भी आ रहा है मैं उसको लिख दूं और इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करके मैं आगे बढ़ता हूं। हालांकि कभी कभार ऐसा होता था कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है, तो मैं अगर लिखने जाऊंगा तो समय ज्यादा खराब हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन छोड़ देता था और फिर अंत में जब समय बचता था तो उस क्वेश्चन को मैं तब अटेम्प्ट करता था। लेकिन हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे होते थे जो मैं लास्ट में छोड़ता था, बाकी मैं ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करता था, पहले 10 मार्कर फिर 15 मार्कर। कोई मैंने सेक्शन पहले नहीं किया कि पहले इकोनॉमी करना है या पहले साइंस टेक करना है, कुछ नहीं, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला दिया हुआ पेपर में वहीं से चालू किया मैंने। ये रहा हमेशा से। एथिक्स पेपर में मेरी स्ट्रेटजी रही कि मैं पहले केस स्टडी सॉल्व करूं। उसका कारण ये था कि केस स्टडी को हमेशा फ्रेश माइंड चाहिए। अगर हम पहले 10 मार्कर्स जो कंपलसरी 13 क्वेश्चंस हैं वो अगर हम पहले कर देते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि उनमें टाइम ज्यादा भी लग जाता है, प्लस माइंड जो है तब तक थक चुका होता है, तो फ्रेश थिंकिंग जो है केस को पूरे को दिमाग में रख के उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। ये मैंने रियलाइज किया था और इसलिए हमेशा से मैंने केस स्टडी पहले सॉल्व करी। तो मैं कोशिश करता था कि 6 की 6 केस स्टडी में 1.5 आवर में एट द मैक्स सॉल्व कर लूं, बट थोड़ा बहुत 5-10 मिनट हमेशा ऊपर हो ही जाता है, तो उसका खामियाजा थोड़ा सा कंपलसरी 10 मार्कर्स को भुगतना पड़ता है, बट दैट इज पार्ट ऑफ दैट पेपर। लेंथी पेपर इज ऑलवेज देयर। सो पहले केस स्टडीज खत्म करता था, फिर उसके बाद 10 मार्कर्स पे गया। इस बार मैंने देखा कि 10 मार्कर्स में से करीब 8 क्वेश्चन मैंने अच्छे से लिखे हैं। 5 क्वेश्चंस के लिए मेरे पास करीब 20 मिनट ही बच पा रहे हैं, 20 से 25 मिनट ही बचे थे, तो उसमें फिर कैसे कंप्लीट करें, पेपर तो कंप्लीट करना ही है। तो उसके लिए मैंने फिर एकदम से अपना अप्रोच बदल दी उन्हीं 5-6 क्वेश्चंस में, और मैं फ्लो डायग्राम्स पे आ गया कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैं थोड़ा सा उसका इंट्रो बनाऊंगा और इंट्रो के बाद मैं पूरा फ्लो डायग्राम बना दूंगा। तो फ्लो में एक ब्लॉक बनाया, फिर एरो बना के कि इससे ये होगा, इससे ये पॉसिबल केस होगा, ऐसे करके मैंने पूरा वो कुछ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। शायद जो लास्ट क्वेश्चन था वो तो सिर्फ डायग्राम पे ही रह गया था। फिर हम GS 1, 2, 3 में एक चीज मेरे से मिस हुई है कि इस बार मैंने डायग्राम्स की बहुत मदद ली। कोई भी क्वेश्चन था, जैसे कि IR का अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे मैप बनाना ही बनाना है, वर्ल्ड मैप हो बनाना ही बनाना है। इस तरह से ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें मैप बनाना है। जैसे इस बार एक लैंडफॉर्म पे क्वेश्चन आया था फियोर्ड के ऊपर, तो फियोर्ड को लेकर काफी बच्चों में चर्चा हुई थी कि एकदम से कैसे आ गया ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान लगाते तो एक NCERT में एक डायग्राम दिया हुआ था फियोर्ड का, तो वो डायग्राम मैंने बनाया जैसे कि, और जहां भी मुझे मौका मिला कि जहां मैं डायग्राम बना सकता हूं वहां मैंने डायग्राम बनाया, और मेरे को लगता है कि डायग्राम की वजह से बहुत मदद मिली है। और कई जगह मैंने GS 1, 2, 3 में भी फ्लो चार्ट्स बनाए, क्योंकि फ्लो चार्ट से कॉम्प्रिहेंशन इजी होता है, पढ़ने वाले को इजीली पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है। और अंडरलाइंस इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी मैंने करी है। ऑप्शनल के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन पहले इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मेंस परीक्षा पास हुआ तो इंटरव्यू का सबसे पहला फेज रहता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना, तो उसके लिए भी मैंने अपने एक दोस्त की मदद ली और उसके थ्रू ही मैंने वो अपना डैफ भरा था। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं दिल्ली तो नहीं जा पाया था, तो मैंने घर पे ही रह के ऑनलाइन सोर्सेज से अपने डैफ के थ्रू दोस्तों के साथ मिलके ही तैयारी शुरू की थी। और मॉक इंटरव्यू को मैं मानता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनल इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यू से ही आपको वो एक्चुअल एनवायरनमेंट सिमुलेट हो पाता है कि प्रीलिम्स इंटरव्यू आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे आप क्वेश्चंस वहां पे आंसर करोगे। तो जब हम मॉक की बात करते हैं तो मेरा इंटरव्यू 7 मार्च को था, तो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने 23 फरवरी को दिया था बाजीराव एंड रेड्डी में। वो मॉक इंटरव्यू मैं बोलूंगा क्योंकि मेरा पहला ही मॉक इंटरव्यू था इस पूरे फेज में, पूरे UPSC जर्नी में, तो वो एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं था, बट
उसकी यूटिलिटी अगर हम करें तो उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम थी, क्योंकि जो सारी कमियां थी, जो मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं फंबल कर रहा था, कहीं कहीं मुझे पानी भी लेना पड़ गया था बीच में, तो वो मुझे पता चल गया था कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। फिर सेकंड इंटरव्यू मैंने दिया था अराउंड एक वीक बाद, फर्स्ट ऑफ मार्च को, आई थिंक 1 और 2 ऑफ मार्च को, वो मैंने दिया था 99 नोट्स में। उसमें मैंने अपनी जो पिछली सारी कमियां थी वो मैंने रेक्टिफाई कर ली, और वहां से मुझे काफी पॉजिटिव फीडबैक मिला कि यस, दिस इज हाउ इंटरव्यू इज कंडक्टेड। फिर उसी दिन मैंने सेकंड इंटरव्यू एक ईजी क्लासेस में भी दे दिया था, लेकिन मुझे लगा था कि मैं थक चुका हूँ बहुत, क्योंकि पहला इंटरव्यू काफी हेक्टिक हो गया था, तो उसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस हैम्पर हुई। फिर उसके जस्ट 2 घंटे बाद ही एक प्रज्ञा IAS में मैंने फिर से एक इंटरव्यू दे दिया, तो वहां तो पैनल ने मुझे बोला कि आप थक गए हो, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, सो यू शुड गो एंड टेक रेस्ट। तो ये रहा। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मॉक्स इंटरव्यू फिर भी जरूरी हैं। फिर नेक्स्ट एक अगले दिन मैंने एक इंटरव्यू दिया था संकल्प IAS में, तो वहां से भी मुझे, क्योंकि फिर से तरोताजा होकर अगले दिन गया था फ्रेश माइंड में, तो वहां से भी काफी पॉजिटिव फीडबैक मिला। और उसके बाद मैंने रविंद्रन सर का 1-on-1 दिया था अगले दिन, वो भी ठीक हुआ था। उन्होंने मार्क्स बता दिए थे कि अराउंड इतने आएंगे, और आई थिंक उसी रेंज में मेरे मार्क्स आए हैं। तो मॉक इंटरव्यू के बारे में मेरा यही कहना है कि मॉक्स देने चाहिए। कितने देने चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने में क्या इंप्रूव कर पाते हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे लिए था कि मैं पहले मॉक में जो कमियां बताई वो मैंने सेकंड में इंप्रूव कर ली, और फिर भी और जो बताते गए वो मैं करता गया। लेकिन यही रहा कि एक दिन में एक ही मॉक दें, क्योंकि एनर्जी जो उस लेवल की जो मॉक में चाहिए होती है, वो फाइनल इंटरव्यू में चाहिए होती है, वो दिन में एक ही बार के लिए हो सकती है। उसके बाद फिर दिमाग थक जाता है और हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और मॉक्स के बीच में गैप रखें 2-3 दिन का, कि जो कमियां बताई हैं उसको इम्प्रूव करें। तो फाइनल इंटरव्यू मेरा हुआ, वहाँ मुझसे ज्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल ही पूछे गए, कुछ प्रेशर बेस्ड सिचुएशंस, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बेस्ड भी सवाल पूछे गए। काफी देर तक मेरा इंटरव्यू चला था, 30-35 मिनट तक करीब। तो थोड़ा सा प्रेशर तो बना था, बट हैंडल किया उसको, और इस बार मुझे इंटरव्यू में 179 मार्क्स मिले हैं। तो ये था मेरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का GS स्पेसिफिक सफर, जो मैंने आपके सामने बताया है। प्रीलिम्स में एक पॉइंट बताना मैं रह गया था कि प्रीलिम्स में कितने मार्क्स देने चाहिए, ये मुझे याद आया। तो मैं मानता हूं कि प्रीलिम्स में जैसे फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और सेकंड और फोर्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो क्या कमियां रही जिनकी वजह से मेरा प्रीलिम्स रुक रहा था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब भी फर्स्ट, थर्ड और 5 में जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तो उसमें मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, और आई काउंटेड दोज मॉक टेस्ट की हाउ मेनी मॉक टेस्ट हैव आई गिवन इन दोज अटेम्प्ट्स। तो आई रियलाइज्ड कि मैंने करीब 20 से 25 मॉक्स उनमें लगाए थे, और जो सेकंड और फोर्थ में जो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, तो उसका कारण था कि मैंने मॉक्स बहुत ज्यादा नहीं लगाए थे, 2 या 4 ही लगाए थे। तो मॉक्स की मैं यूटिलिटी मानता हूं, और कौन से मॉक्स मैंने लगाए वो मैं बता देता हूं। मॉक्स 2 तरह के होते हैं मार्केट में, सेक्शनल और कॉम्प्रिहेंसिव। तो मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि जब भी मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, तो मैं ज्योग्राफी के जितने भी सेक्शनल टेस्ट आ गए हैं उस टाइम तक 2-3 मार्केट में, मैंने मेनली विजन IAS के ही सेक्शनल टेस्ट लगाए थे, और किसी कोचिंग के लिए नहीं लगाए थे मैंने। तो सेक्शनल टेस्ट सिर्फ विजन के लगाए। तो जैसे ही ज्योग्राफी खत्म हुआ, तो जितने भी टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में ज्योग्राफी के, सेक्शनल, विजन के, मैंने वो उठा लिए और वो मैंने लगा लिए। तो सेक्शनल का एडवांटेज ये रहता है कि जो हमारी मेमोरी है वो उस सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहती है, और वो सब्जेक्ट जो है वो एकदम से दिमाग में सेट हो जाता है। तो इस तरह से मैं सेक्शनल पहले कंप्लीट कर लेता था, कि पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी का लगा लिए जितने अवेलेबल हैं। इस तरह सारे सेक्शनल करीब 20 से 22 में खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे लगता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे इस बार 2023 के प्रीलिम्स में मैंने फोरम IAS का प्रीलिम्स सिमुलेटर लिया था, तो वो मैंने पहला वाला तो ऑफलाइन लिया था, फिर सेकंड वाला मैंने ऑनलाइन लिया था। तो ऑफलाइन में टेस्ट देने जाता था, सेक्शनल विजन के लगाए थे, और सिमुलेटर में फोरम के लगाता था, जिससे कि थोड़ा वैरायटी रहे, कि कहीं और से भी थोड़ा पता चल जाए। हाँ, पहले किसी प्रयास में फर्स्ट या थर्ड में मैंने विजन का अभ्यास भी लिया था एक बार, जो प्रीलिम्स अभ्यास होता है वो मैंने किया था।
तो प्रीलिम्स को ओवरऑल रैप अप करने के लिए मैं यही बोलूंगा कि बेसिक बुक्स पढ़ें, और अभी भी जैसे 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, तो उस समय में मेरा सुझाव यही है कि आप बेसिक बुक्स पढ़ें। आप एक बार सिलेबस जरूर से जरूर कंप्लीट कर ही चुके होंगे, तो जो आपने अंडरलाइन किए हैं उन पे ज्यादा फोकस करें। और जो करंट अफेयर्स बहुत मेन रहेगा प्रीलिम्स में बेसिक बुक्स के साथ, तो करंट अफेयर्स के भी आपने जो मंथली मैगजीन पढ़ी हैं, जो भी न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए उनको पढ़ें। और मंथली मैगजीन्स में जो आपने अंडरलाइन किए, मैं बार बार बोलूंगा उन अंडरलाइंस को ही पढ़ें, और उन अंडरलाइंस में हमेशा लेवलिंग कर दें कि ये चीज तो मुझे एग्जाम से 2 दिन पहले हर हाल में देख के जानी है, क्योंकि मैं ये भूल जाऊंगा। तो ये रहता था, जैसे कुछ मैप्स लगे हुए हैं मेरे रूम में, तो मैप के ऊपर मैं मार्क कर देता था अलग अलग कलर के पेन से कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं हमेशा भूलता हूँ, तो ये मुझे एग्जाम से 2 दिन पहले देखनी है। जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गई, प्लेसेस इन न्यूज हैं, वो सब मैप पे मार्क करता जाता था। और एग्जाम से 2 दिन पहले जो चीजें देखनी होती थी वो हमेशा रेडी रखता था मैं, और मैं वही सजेस्ट करूंगा कि वो हमेशा रेडी रखें, क्योंकि नॉलेज बेस्ड चीजें हैं वो दिमाग में रहेंगी, सबकॉन्शियस माइंड में। जो फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है जो आप भूल सकते हैं, वो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी लास्ट टाइम पे भी। मेंस के मार्क्स की हम बात करें तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था मेंस का 2019 में, तब मुझे 680 मार्क्स मिले थे, जो कट ऑफ से करीब 70 मार्क्स कम थे। फिर दूसरे मेंस में 2021 में जब मैंने दिया तो मुझे 719 मिले, तो बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रूव नहीं कर पाया था, सिर्फ अराउंड 40 मार्क्स ही मैं इम्प्रूव कर पाया था। लेकिन इस बार के जब मार्क्स आए हैं तो मैंने देखा कि मुझे 866 मिले हैं, तो 719 से 866 तक 147 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट मैंने किया है। तो उसका कारण ये है कि जो 4th अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स फेल हुआ, वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, कि उसकी वजह से मैं अपनी स्ट्रेटजी को फिर से पूरा रिविजिट कर पाया और स्क्रैच से मैंने शुरू किया, नोट्स बना के और पूरा तैयार किया। सिर्फ उसी वजह से इतना इम्प्रूवमेंट मार्क्स में हो पाया। तो मैं यही सजेस्ट करता हूं कि जिनके मेंस में मार्क्स कम आ रहे हैं तो पेशेंस रखें और इम्प्रूव करते रहें, जो आपका डिजायर्ड स्कोर है वो जरूर आएगा। और ये था मेरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का सफर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी हम कभी एक ऑप्शनल के ऊपर भी बात करेंगे, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, और उसके बारे में भी हम फिर डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।